ड्रामा की स्टारिंग जेनी के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो अपने 3 साल पहले के वन नाइट स्टैंड के बारे में याद कर रही होती है और सोचती है कि इतने साल हो गए और मैं अभी भी उसके बारे में सोच रही हूँ, क्या मैं पागल हो चुकी हूँ। फिर वो स्मोक करने लगती है और अपनी फ्रेंड जुई को कॉल करके उसे क्लब में मिलने के लिए बुलाती है। तो जुई कहती है कि अब तुम एक फेमस स्टार बन चुकी हो, तो क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई तुम्हें पहचान लेगा। जेनी कहती है कि अभी इतनी भी फेमस नहीं हूँ, तो मुझे कोई नहीं पहचानने वाला और मैं यहाँ पर किसी के साथ नाइट स्पेंड करने आई हूँ। तो चलो तुम मेरे लिए एक अच्छे से मेल मॉडल को ढूंढ के दो जो कि क्लीन टाइप का हो। तो जुई को एक लड़का मिल जाता है और वो जेनी से उसकी तारीफ करने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और यंग भी है और लगता है ये यहाँ पर न्यू है, ये तेरे लिए बेस्ट रहेगा। और ये कोई और नहीं हमारे ड्रामे का मेन लीड लूशियन है। उसका फ्रेंड उसे गेम खेलने के लिए इनवाइट कर रहा होता है। फिर जैसे ही लूशियन यहाँ गेम खेलने जाता है तो जुई जेनी को उसे दिखाने लगती है कि मैं इसी की बात कर रही हूँ। फिर जैसे जेनी लूशियन को देखती है तो वो शॉक रह जाती है और लूशियन तो जेनी को देखते के साथ ही खुश हो जाता है। पर फिर जेनी जल्दी से अपनी फ्रेंड को लेकर यहाँ से बाहर जाने लगती है। तो जुई उसे रोक कर कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो तब जेनी उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बताई थी ना कि 3 साल पहले मैंने किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड करी थी जो कि 19 साल का था, ये वही है। तो जुई ये सुनकर खुश हो जाती है कि तूने इतने हैंडसम लड़के का पहले शिकार कर चुकी है। तो जेनी कहती है कि तू बस मेरे साथ बाहर चल और वो उसे जल्दी इसे कार में बैठा कर लेके जाने वाली होती है। पर तभी लूशियन आकर विंडो को नॉक करता है। तो जेनी जल्दी से अपनी फ्रेंड को कार चलाने को बोलती है पर वो कार नहीं चालू करती बल्कि विंडो खोल देती है और लूशियन को हाय बोलकर वो जेनी को गुड लक करती है। फिर लूशियन जेनी से पूछने लग जाता है कि तुम मुझे आकर देखते के साथ ही क्यों भाग रही हो और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि लास्ट टाइम भी तुम मुझे बिना गुड बाय करे क्यों चली गई थी। जेनी कहती है कि मेरा काम हो गया था इसलिए चली गई थी और लाओ तुम मुझे अपना फोन दो। और फिर वो उसे उसके फोन में नंबर दे देती है और कहती है कि तुम अभी बहुत ही छोटे हो तो अच्छा रहेगा कि तुम ये सब काम मत करा करो, ये काम तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और उसका फोन वापस करते समय वो उसमें अपना फोटो देख लेती है और 3 साल पहले के बारे में याद करने लगती है और कहती है कि अब भी इस फोटो को डिलीट करो। तभी लूशियन उसे कहता है कि तुम गुस्सा मत हो और फिर वो उसे किस करने लग जाता है। ये देखकर जुई तो खुश होने लगती है पर तभी जेनी जल्दी से लूशियन के लिप्स पर बाइट करके उसे दूर करती है और उसे चिल्लाती है कि अब हमारे बीच में दोबारा कभी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा और वो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से चली जाती है। पर लूशियन तो सोच लेता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से नहीं भाग सकती। फिर इतने में लूशियन का फ्रेंड बाहर आकर उसे पूछता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या तुझे किसी ने मारा है। परफ्यूम समझ जाता है कि लगता है किसी लड़की का चक्कर है। तो लूशियन बता देता है कि एक लड़की ने मुझे रख लिए। हान कहता है कि कितने पैसे पर। तो ये बताता है कि $100। तो ये सुनकर हान शॉक होता है कि तू क्या पागल हो गया है, इससे ज्यादा पैसे तो एक मेल मॉडल को मिल जाते हैं। तो लूशियन अपने फ्रेंड को पैर से मारता है और फिर उसे जेनी की बहुत ज्यादा तारीफें बताने लगता है। तो इसलिए और जेनी अपने घर जाती है और फिर वो लूशियन और अपनी किस के बारे में याद कर रही होती है। फिर वो अपने आप को समझाती है कि नहीं, मैं दोबारा उससे नहीं मिलूंगी। फिर इतने में जेनी को उसकी मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसे मैगजीन की फोटोशूट का ऑफर मिला है, तो कल उसे 9 बजे टाइम पर फोटोशूट के लिए पहुंचना होगा। पहले तो जेनी मान नहीं रही होती है पर उसकी मैनेजर उसे मना के ही लेती है और फिर नेक्स्ट डे जेनी टाइम पर अपने फोटोशूट के लिए आ जाती है और उसे देखते ही सब उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो इस ड्रेस में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। फोटोग्राफर भी काफी खुश हो रहा होता है। तो जेनी की मैनेजर उसे कहती है कि ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो उसे अच्छे से करना होगा। इतने में यहाँ पर जेनी की स्टेप सिस्टर लिंची आई होती है जो कि दूसरी कंपनी की आर्टिस्ट है और वो जेनी से कहने लगती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, सिस्टर तुम भी यहाँ पर आई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इस जगह के लिए ज्यादा पैसे दी हूँ तो इसलिए अब तुम्हारी जगह मेरा यहाँ पर शूट होगा। तो जेनी की मैनेजर लिंची को मनाने लगती है कि एक काम करते हैं, पहले आप अपना फोटोशूट कंप्लीट करवा लो फिर जेनी का हो जाएगा। तो लिंची मना करने लगती है कि मुझे किसी के साथ भी चीजें शेयर करना पसंद नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं अकेले फोटोशूट करवाऊंगी। जेनी कहती है कि ठीक है तुम करवा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जेनी स्टूडियो से साइड में जाती है जहाँ पर एक बाइक खड़ी है और वो पूछने लगती है कि क्यों ना अगर मेरी इस बाइक के साथ फोटो हो तो ये कितनी ऑसम लगेगी ना। तो ये आइडिया फोटोग्राफर को भी पसंद आता है कि इससे बहुत ही अच्छा फोटो का लुक आएगा। लिंची कहती है कि जगह तो तुमने चुन लियो, लेकिन क्या इस बाइक के ओनर से तुमने पूछी कि वो अपनी बाइक को तुम्हें फोटो के लिए देना चाहता है या नहीं। ये बहुत ही महंगी बाइक है जो कि बहुत ही रिच मैन के पास होगी और वो तुम जैसी को कैसे हाँ बोलेगा। जेनी कहती है कि उसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर स्टाफ जाती है इस बंदे से बात करने के लिए जिसकी ये बाइक है और फिर ये स्टाफ वापस आकर बताती है कि वो रिच मैन इस बाइक को फोटोशूट के लिए देने के लिए तैयार है, लेकिन उसने एक शर्त रखा है कि वो जेनी के साथ फोटोशूट में आना चाहता है। जेनी इसके लिए हाँ बोलने लगती है तो लिंची की उसका मजाक उड़ाती है कि तुमने तो ऐसे ही बोल दी, तुम्हें पता भी है, क्या पता वो रिच मैन कोई टकला या बुढ़ा सा होगा। तो फिर इतने में वो बाइक का ओनर यहाँ पर आ जाता है जो कि कोई और नहीं लूशियन होता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है। और जेनी उसे देखते के साथ ही सोचती है कि तभी तो मैं बोलूँ कि ऐसी शर्त कौन रख सकता है।
फिर जेनी तो लुशियन को देखकर उसके साथ फोटोशूट के लिए मना करने लगती है। तो उसकी मैनेजर से समझाती है कि इतना अच्छा मौका है और वो ऐसे मना नहीं कर सकती। लिंची तो यहाँ पर लुशियन को देखकर बड़ी खुश होने लगती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारे साथ फोटोशूट नहीं करना चाहती तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ कर लो। तो लुशियन उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और वो जेनी से बात कर रहा होता है, पर फिर भी जेनी नहीं मान रही होती है। तो वो उसे उठा के बाइक पे बैठा देता है और उसके क्लोज जाता है। तो फोटोग्राफर कहता है कि हाँ, ये पोज बहुत ही अच्छा है। और फिर फोटोशूट चालू जाता है। तो जेनी भी अच्छे से पोज देने लगती है। और फोटोशूट के बीच में लुशियन या जेनी को कान में कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मैंने इतने सालों से तुम्हें कितना मिस किया। जेनी कहती है कि ये मोटरसाइकिल बहुत ही महंगी है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि क्या ये सच में तुम्हारी है। ये कहता है कि उसकी तुम मत फिक्र करो, बस ये सुन लो कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ। तो जेनी उसे कहती है कि बकवास करना बंद करो और काम पर ध्यान दो। तो कहता है कि ठीक है, और फिर उसे अपनी तरफ फेस करता है और उसकी आंखों में देखकर पोज दे रहा होता है। फिर जब फोटोशूट कंप्लीट हो जाता है तो जेनी बाहर आकर स्मोक कर रही होती है और तभी यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर लिंची आ जाती है और वो जेनी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सिस्टर, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, तुम इतने टाइम से घर नहीं आ पाई हो। तुम कहो तो मैं डैड से बात करूं ताकि तुम्हें भी घर आने का मौका मिले। जेनी को सिस्टर वर्ड सुन के गुस्सा आती है और वो इसे चिल्लाती है कि दोबारा अगर तुमने मुझे सिस्टर बोली ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रेंची कहती है कि तुम पहली बार मैगजीन फोटोशूट के लिए आई हो तो अपने आप को ज्यादा कुछ समझो मत, तुम बस एक नोबडी हो और तुम कोई टॉप पर नहीं बनने वाली हो सिस्टर, और तुम तो हमारी शेन फैमिली की मेंबर भी कहलाने लायक नहीं हो। ये सब सुनाकर लिंची यहाँ से जाने लगती है और तभी यहाँ पर लुशियन आ जाता है और वो जेनी से पूछता है कि क्या ये तुम्हें बुली कर रही थी। तो जेनी सोचती है कि क्या इसने सब सुन लिया होगा। फिर वो इसे कहती है कि इन सब का तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो लुशियन जेनी का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हें जो कोई बुली करेगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो उसकी सिगरेट ले लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे टच करोगी। तो जेनी उसे कहती है कि 3 साल पहले हमारे बीच में जो हुआ था ना, उसके बाद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पर लुशियन नहीं मानता और वो जल्दी से जेनी को हक करके कहता है कि हम वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जेनी नहीं मानती और जल्दी से उसे दूर कर देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी को उसकी मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि तुम टॉप सर्च पर आ गई हो। जेनी ये सुनकर शॉक होती है और फिर वो जल्दी से इंटरनेट पे चेक करती है कि उसकी और लुशियन की मैगजीन वाली फोटोशूट वायरल हो चुकी है और सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो जेनी की मैनेजर बहुत ही खुश हो रही होती है कि तुम फाइनली पॉपुलर हो चुकी हो। जेनी मना करती है कि ऐसा कैसे हो गया, मैं टॉप पर नहीं आ सकती। तो उसकी मैनेजर कहती है कि तो खुशी की बात है। तभी इतने में फिर जेनी को उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आती है और वो फोटोज देख चुकी होती हैं। इसलिए वो जेनी से पूछती हैं कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस करी थी ना कि तुम कोई भी बड़ा ऐड नहीं लोगी और तुम बस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंजॉय के लिए गई हो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी मॉम की वजह से मैं तुम्हारी इतनी फिक्र कर रही हूँ। जेनी कहती है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैंने वो शूट बस ऐसी रैंडमली चुनी थी और मुझे क्या पता था कि वो फेमस हो जाएगा। तो फिर ग्रैंडमा पूछती है कि जिस लड़के के साथ तुमने फोटो शूट करी हो वो भी रैंडमली चुनी थी या फिर कोई तुम्हारा है। जेनी कहती है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं अभी इस चीज़ से डील करती हूँ। और फिर वो कॉल रखने के बाद शावर लेकर जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी मैनेजर यहाँ पर आई है और वो जेनी से कहती है कि क्या अब तुम मुझे बताओगी कि वो हैंडसम लड़का है कौन। तो जेनी बताती है कि कुछ नहीं, वो बस एक टॉप मेल मॉडल है। तो ये सुनकर मैनेजर शॉक हो जाती है और फिर जेनी से कहती है कि अच्छा, तभी तो वो बंदा तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर रहा है, तो चलो अब तुम भी अच्छे से रहो और कोई प्रॉब्लम मत करना। तभी इतने में जेनी के फोन पर लुशियन का मैसेज आता है कि 3 साल पहले जो हमने नाइट स्पेंड करे थे ना, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। जेनी जल्दी से फ़ोन उठा लेती है पर उसकी मैनेजर ये देख चुकी होती है और उससे पूछती है कि ये क्या है, तुम किसी को डेट कर रही हो। देखो अभी तुम डेट नहीं कर सकती हो, अभी तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त चल रहा है, तो चलो मैं एक असिस्टेंट को अरेंज करती हूँ जो तुम पर नजर रखेगा। पर जेनी तो यहाँ अपनी मैनेजर को छोड़कर लुशियन से मैसेज पर बात करने लगती है। तो उसकी मैनेजर कहती है कि क्यों ना इसे ही रख लेते हैं। तभी लुशियन ने कॉल लगाया होता है और वही सुन लेता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं तो जेनी का असिस्टेंट बनने के लिए रेडी हूँ। तो जेनी मना करने लगती है कि नहीं, तुम नहीं। और फिर वो कॉल कट करके अपनी मैनेजर को भी मना कर देती है कि इसे तो बिल्कुल नहीं। फिर इसकी मैनेजर कहती है कि ठीक है, अब तुम चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरे साथ नई मूवी के इन्वेस्टर से मिलने चलो। और फिर जेनी अपनी मैनेजर के साथ क्लब में आ जाती है और तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आने लगती है। तो मैनेजर से कहती है कि तुम चलो, मैं भी आती हूँ। और वो जेनी को कॉल पे बताने लगता है कि उस पर्सन के बारे में कुछ पता नहीं चला। जेनी कहती है कि फिर आखिर मेरे फैंस कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका फ्रेंड कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मुलाकात किसी रिच बंदे के साथ हो गई है जो कि तुम्हें इतना लाइक करता है कि तुम्हें फेमस करने के पीछे पड़ गया है और वो कोई भी फायदा नुकसान नहीं देख रहा है। जेनी कहती है कि तुम बस पता करते रहो, मुझे एक बार वो पर्सन मिल गया ना तो फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
वो कोई और नहीं यार लूशियन होता है और उसे छींक आने लगती है। फिर इतने में जेनी की फ्रेंड जुई उसे मैसेज करके बताती है कि यहाँ क्लब में आ जाओ, हम लोग पार्टी करेंगे। तो जेनी अपनी फ्रेंड के पार्टी वाले रूम में पहुँचती है और किसी मेल मॉडल को देख रही होती है। तो इसकी फ्रेंड पूछती है कि ये तुम्हारे वाले उस मेल मॉडल के कंपैरिजन में कुछ है कि नहीं। जेनी कहती है कि नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर इतने में लूशियन का इसे मैसेज आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो जेनी उसे झूठ मैसेज करती है कि मैं अपनी स्क्रिप्ट रीड कर रही हूँ। इतने में लूशियन भी यहाँ क्लब में ही होता है और वो जेनी को यहाँ पार्टी में देख लेता है और हंसने लगता है कि उसने उसे झूठ बोली थी। और फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करके क्लब की लाइट बंद करने के लिए बोलता है और साथ ही स्टेज पे जो मेल मॉडल डांस कर रहे हैं उन्हें भी हटाने के लिए बोलता है। तो लूशियन की बात उसकी फ्रेंड को माननी पड़ती है और फिर पार्टी के बीच में यहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती है, गाना भी रुक जाता है। तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। जेनी अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करती है और तभी वो सामने लूशियन को देखकर शॉक रह जाती है। और फिर लूशियन जल्दी से जेनी को हक कर लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम कितनी बुरी हो। तुम मुझसे कह रही थी कि तुम स्क्रिप्ट पढ़ रही हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर लड़कों को देख रही थी। देखो आखिर तुम इन्हें क्यों देख रही हो? तुम्हें देखनी है तो मुझे देखो, मैं तुम्हें सब दिखाने के लिए रेडी हूँ। तो जेनी कहती है कि तुम्हारा तो मैं 3 साल पहले देख चुकी हूँ और मुझे ना फ्रेश चीज़ें देखना पसंद है। तो ये कहता है कि ठीक है, ऐसी बात है ना। तो फिर वो स्टेज पर जाता है और डांस करके जेनी को दिखा रहा होता है और सभी लोग यहाँ पर उसका डांस देखकर खुश होने लगते हैं और जेनी भी शौक हो रही होती है। और फिर जैसे ही वो अपना शर्ट उतारने वाला होता है तो ये जल्दी से जाकर उसे रोकती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लूशियन कहता है कि तुम्हें फ्रेश चीजें पसंद है ना, तो देखो अब तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ। फिर लूशियन सभी को सुनाने के लिए कहने लगता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा हूँ ताकि ये मेरे लिए क्रेव करे। तो जेनी चिल्लाती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और फिर वो उसे हाथ पकड़ के बाहर लेकर जाती है बात करने के लिए और पूछती है कि बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं पैसे कमाने आया हूँ, तो क्या तुम्हें मैं नहीं चाहिए हूँ। तो जेनी याद करती है कि उसने बोला था कि वो उसका असिस्टेंट बनना चाहता है। फिर ये कहती है कि अच्छा, तो मैं मान नहीं रही थी, तो तुम यहाँ पर अपने आप को डिग्रेड कर रहे थे। ठीक है, अच्छा बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो फिर लूशियन उसे हक करता है और उसके क्लोज आकर कहता है कि क्या तुम मुझे रखने का सोच रही हो। तो जेनी कहती है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन जाता हूँ, ये तो ठीक है ना। फिर जेनी कुछ कहनी जाती है कि इतने में उसको मैनेजर की कॉल आती है और वो कहने लगती है कि तुम कहाँ चली गई। तुम्हारी वजह से फिर इस नई मूवी का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला गया। अगर तुम ऐसी करती रहोगी तो अपना करियर बर्बाद कर लोगी। जेनी कहती है कि चला गया तो चला गया, एक मूवी तो थी और वैसे भी मुझे कोई फेमस नहीं होना है, तो ये तो अच्छा ही था। फिर जेनी लूशियन को हाँ बोल देती है तो वो तो खुश हो जाता है कि थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। इतने में मैनेजर इन दोनों को साथ देख लेती है और फिर लूशियन सामने आकर मैनेजर को बताने लगता है कि मैं जेनी का नया असिस्टेंट हूँ। तो मैनेजर तो सुनकर खुश हो जाती है कि अच्छी बात है कि तुम जल्दी मान गई। और फिर वो लूशियन को समझाने लगती है कि जेनी का शेड्यूल पूरा बहुत ही बिजी है, इसलिए बेटर रहेगा कि तुम तुरंत ही जेनी के साथ उसके घर पे रहने के लिए आ जाओ। तो फिर ये सुनकर तो लूशियन तुरंत ही हाँ बोल देता है और ये देखकर जेनी तो शौक रह जाती है कि ये तो जैसे मैंने शेर को खुद अपने घर पे इनवाइट करी हूँ। और फिर इसके बाद जैसे ही लूशियन जेनी के साथ उसके घर पे घुसने लगता है तो वो दरवाजे के बाहर ही उसे रोक देती है और कहती है कि एक लड़का और एक लड़की सेम घर में नहीं रह सकते हैं। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैंने अपनी मेल मॉडल वाली जॉब छोड़ दिया हूँ, तो मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है और ना रहने की जगह। तो तुम चाहती हो कि मैं आज रात सड़क पर बिताऊं। जेनी को सुनकर तरस आ जाती है कि सच में तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, तो ठीक है फिर इसे अपना ही घर समझो। और वो उसे बता देती है कि तुम गेस्ट रूम में रहोगे। तो फिर ये तो खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू मुझे रखने के लिए। फिर जेनी अंदर जाती है और वाइन लेकर बैठकर पीने लगती है। फिर लूशियन जेनी के पैर देखते हुए उसे जाकर उसके स्लीपर पहनाने लगता है और उसे कहता है कि उसे बैरफुट ऐसे जमीन पर नहीं घूमना चाहिए। जेनी कहती है कि मुझे ऐसी पसंद है। तो ये कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा अगर तुम नहीं पहनोगी तो। जेनी इसकी ऐसी हरकतें देखकर पूछती है कि क्या तुम बीमार हो। तो ये कहता है कि अगर तुम्हारी नज़दीक आना बीमार कहलाता है तो फिर ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तो बताओ क्या तुम मुझे बचाओगी। तो जेनी फिर से कुछ नहीं कहती और स्लीपर पहनकर चुपचाप से रूम में चली जाती है। तो फिर लूशियन खुश हो जाता है और फिर इतने में से इसकी फ्रेंड की कॉल आती है। तो फिर लूशियन उसे बता देता है कि मैंने अपना घर बेच दिया। तो ये सुनकर हान कहता है कि ऐसा क्या हो गया। तो लूशियन बताता है कि उस लड़की को मैं चेस कर रहा हूँ इसलिए। तो ये सुनकर हान शॉक हो जाता है और कहता है कि तूने बस उस लड़की को चेस करने के लिए अपना घर बेच दिया, फिर तो तू एक दिन अपनी प्रॉपर्टी भी बेच देगा। तो लूशियन कहता है कि अगर वो चाहे ना तो मैं तो उसे अपने आप को भी बेच दूँ। हान कहता है कि ठीक है, फिर ये बता कि तू अभी कहाँ रह रहा है। तो लूशियन बताता है कि उसके घर पे रह रहा हूँ। हान कहता है कि सच में तू तो प्यार में पागल है। अभी लूशियन अपने फ्रेंड से कहता है कि वैसे तो उसके सारे एड्स और कमर्शियल को फॉलो करना तो है जो जेनी की पॉपुलैरिटी गिराने की कोशिश कर रहा है, तो तुझे इस पे ध्यान रखना है। हान कहता है कि ठीक है और फिर वो कॉल रख देता है। और फिर लूशियन यहाँ सोचता है कि जेनी तुम्हें ये करियर पसंद है ना, तो मैं तुम्हारा करियर बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तुम्हारी फेवरेट चीज़ को मैं तुम्हारे हाथ से जाने नहीं दूंगा।
और फिर लूशियन जेनी का असिस्टेंट बनकर उसे उसके शूटिंग एरिया तक छोड़ने जाता है और उसके लिए कॉफ़ी भी ले आया होता है क्योंकि शूट काफ़ी देर तक चलने वाला है। जेनी उसकी तारीफ करती है कि तुम इतने अच्छे कब से बन गए, तो कहता है कि मैं किसी और दिन बुरा बन जाऊंगा। फिर इसके बाद जेनी का फोटोशूट चालू हो जाता है, पर तभी यहाँ बीच में इसकी स्टेप सिस्टर लिंची आ जाती है और कहने लगती है कि सिस्टर अब तुम ये शूट कंप्लीट नहीं कर पाओगी क्योंकि अब इस ब्रांड की स्पोक्स पर्सन मैं बन गई हूँ। तो स्टाफ शॉक हो जाते हैं कि ये तो बड़ी एक्ट्रेस है ना, तो आखिर ये छोटे ब्रांड की स्पोक्स पर्सन कैसे बन सकती है, ये तो कभी ऐसे ब्रांड नहीं करती। फिर वो जो ब्रांड की कंपनी वाला बंदा होता है वो जेनी से कह देता है कि अब उसे इस शूट को छोड़ना ही होगा क्योंकि ये शूट लिंची करेगी। जेनी उसे छोड़ने का रीज़न पूछती है तो बताता है कि उन लोग की कंपनी अब शैन ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए। जेनी लिंची से कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे रही हूँ। तो फिर लिंची जेनी को जाने से रोकती है और उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि सिस्टर तुम मेरा कंपटीशन भी नहीं कर रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी वो मैगजीन वाली फोटोशूट वायरल हो गई है तो तुम आगे कुछ बड़ा कर लोगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम भी अपनी मॉम की तरह डूबने वाली हो और नहीं डूबी तो मैं डुबा दूंगी। जेनी को अपनी मॉम का नाम सुनकर ही गुस्सा आ जाती है और वो इसे थप्पड़ लगाती है। तो लिंची चिल्लाती है कि तुमने मुझे मारी कैसे। जेनी उसे याद दिलाती है कि मैंने तुमसे क्या बोली थी कि मुझे दोबारा सिस्टर मत बोलना, लेकिन तुम भूल गई थी ना, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रही थी। फिर सभी लोग इन लोग के बारे में बातें करने लगते हैं कि इतनी बड़ी स्टार को इसने मारी है। तो लिंची को अपना मजाक उड़ता हुआ सुनकर गुस्सा आती है और वो जेनी के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, तो जल्दी से लूशियन उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और वो जेनी की केयर करने लगता है कि क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है। तो जेनी कहती है कि हाँ, इसके मुंह पर स्किन इतनी ज़्यादा थी कि मेरा हाथ दर्द हो गया। तो फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं रब करता हूँ। तो लिंची कहने लग जाती है कि तुम हो कौन, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता करी हूँ, तुम्हारा तो कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, तो क्या तुम बता सकते हो कि वो बाइक क्या सच में तुम्हारी थी, तुम बस अमीर बनने की एक्टिंग कर रहे थे और कुछ भी नहीं। तो जेनी को गुस्सा आती है और वो इसे कहती है कि तुम मेरे असिस्टेंट के बारे में ये सब नहीं बोल सकती हो, और हाँ, तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो गई तो भी तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं, और अब तुम समझ ही गई होंगी ना, दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और लूशियन भी इसे चिढ़ाकर चला जाता है। फिर यहाँ पर ये लोग इससे पूछने लगते हैं कि मिस आप शूटिंग कंप्लीट करेंगी कि नहीं। तो लिंची चिल्लाती है कि मेरा मुंह इतना सूज गया है, तुम्हें लगता है मैं शूट करूँगी। फिर जैसे यहाँ पर जेनी कार में आके बैठती है तो उसकी मैनेजर उसे कॉल करके लिंची की बुराई करने लगती है कि क्या वो पागल हो चुकी है, वो इतनी बड़ी कंपनी की आर्टिस्ट है, फिर भी वो तुमसे तुम्हारा काम छीनने के लिए छोटे ब्रांड तक को हाँ बोल दी थी। देखो जेनी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा डील लेकर आऊंगी। जेनी कहती है कि मुझे ना 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, पर मैनेजर इसके लिए नहीं मानती और कॉल कट करती है। फिर जेनी को उसके डैड की कॉल आती है और वो इसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपनी सिस्टर को कैसे मारी हो, देखो अब तुम उससे माफ़ी मांगोगी, तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया। फिर लूशियन को सुनकर गुस्सा आती है और वो कॉल कट करने जा रहा होता है, तो जेनी उसे रोक देती है। तो वो सोचता है कि पता नहीं कितने टाइम से अपनी फैमिली में ये सब सहती आ रही होगी, जिसकी वजह से अब उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर लूशियन तो जेनी से कह देता है कि तुम मुझे बताओ कि कौन तुम्हें अनहैप्पी कर रहा है, जो भी ऐसा करेगा ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मार दूंगा। तो जेनी के डैड लूशियन की आवाज़ सुन लेते हैं और जेनी से कहते हैं कि तुम वहाँ पर किसके साथ हो, तुम्हारी सिस्टर सही कह रही थी कि बाहर तुम्हारा किसी मेल मॉडल के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये सुनकर लूशियन को गुस्सा आती है और वो जेनी के डैड को चिल्लाता है और कॉल कट कर देता है और वो जेनी से कहता है कि मैं किसी को भी ऐसे तुम्हें बुली करने नहीं दे सकता। तो जेनी खुश होती है कि आज तुमने बहुत ही अच्छा किया और फिर वो उसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। और फिर जेनी लूशियन के साथ जैसे ही अपने घर आ रही होती है तो उसके डैड बाहर ही उसे रोकने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम सच में इस मेल मॉडल के साथ हो, तुम कितनी बड़ी शेमलेस हो, ऐसे क्या फिर तुम्हें हमारी फैमिली में नहीं आना है। तो जेनी कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 14 साल से मैंने आपके घर में कदम तक नहीं रखी हूँ, तो ये सब बकवास करना आप बंद कर दो और अब आसपास के जाके लोगों से पूछ लो कि आपके घर में कितनी बेटी है। तो ठीक है, दोबारा मुझसे उलझने की सोचना भी मत, मैं तो बहुत ही गंदी हूँ ना। फिर जेनी के डैड उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं तो लूशियन जल्दी से उन्हें रोक देता है। तो फिर जेनी के डैडी से चिल्लाते हैं कि तुम बीच में मत आओ, तुम बस एक मामूली से मेल मॉडल हो और मैं तुम्हें इस शहर से ही गायब करवा सकता हूँ। तो जेनी यहाँ लूशियन को प्रोटेक्ट करने लगती है और अपने डैड को यहाँ से निकलने का बोलती है। तो वो कहते हैं कि तुम भूलो मत कि पहले से ही तुम्हारी शादी लू फैमिली में फिक्स है, तो चुपचाप से इस मेल मॉडल के साथ अपने सारे कनेक्शन तोड़ दो और कल मेरे साथ लू फैमिली में चलो अपनी एंगेजमेंट की बात करने। तो लूशियन तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनकर शॉक रह जाता है। जेनी के डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम ही चाहती थी कि तुम्हारी शादी लू फैमिली में हो, तो क्या तुम अपनी मॉम के विश के खिलाफ जाना चाहती हो। तो जेनी कहती है कि आप मेरी मॉम का नाम ना ही लो तो ही अच्छा होगा, दोबारा आपने मेरी मॉम का नाम लिया ना तो मैं आपको भी वहीं पर भेज दूंगी। आप जैसे धोखेबाज ने मेरी मॉम को चीट किया है और मेरी मॉम के मरने के बाद ही आपने उस मिस्ट्रेस को घर ले आए, इसलिए आपके पास कोई हक नहीं कि आप मेरी मॉम के बारे में कुछ भी मेंशन करो।
लुशियन जेनी को आइडिया देने लगता है कि क्यों ना तुम इन्हें मार दो और तुम्हारे बदले का ब्लेम मैं ले लूँगा। तो फिर जेनी के डैड डरने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ही पागल हो चुके हो। और फिर वो जेनी को धमकी देते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम की चीज़ें चाहिए ना तो कल तुम्हें लू फैमिली में एंगेजमेंट की बात करने जानी होगा। फिर जेनी अपना बचपन याद करने लगती है कि जब वो छोटी सी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसने अपने डैड से अपनी मॉम की चीज़ें मांगी थी। उसके डैड ने तो तभी उसे चिल्लाकर कह दिए थे कि उसकी मॉम की चीज़ें उसकी मॉम के साथ दफन हो चुकी है और अगर वो और उनसे इस चीज़ के लिए जिद करेगी तो वो उसको और उसकी ग्रैंड माँ को छोड़ेंगे नहीं। तो फिर जेनी डर जाती है। फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और जेनी फिर लू फैमिली में एंगेजमेंट की बात करने जाने के लिए हाँ बोल देती है और उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं। फिर लुशियन जेनी से पूछता है कि क्या तुम सच में ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो। तो जेनी कहती है कि मैं क्यों नहीं जा सकती। तो फिर लुशियन भी मान जाता है कि नहीं तुम जा सकती हो और फिर वो अपना चला जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जेनी लू फैमिली के घर के बाहर पहुंच जाती है और इसका फ्रेंड इसे इस फैमिली की कंडीशन के बारे में बता रहा होता है और उसके सो कॉल्ड मैरिज पार्टनर लू चिंग के बारे में बताता है। फिर जेनी अंदर जाती है और लू फैमिली के ग्रैंडसन लू चिंग से मिलती है और साथ ही उसके ग्रैंडपा से भी। लू चिंग बताने लगता है कि मैं ही तुम्हारा फियांसी हूँ, पर जेनी उसके साथ हैंडशेक नहीं करती और कहती है कि तुम तो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते और तुम मेरे लायक ही नहीं हो। फिर लू चिंग मन में सोचता है कि अभी मुझे अच्छे से प्रिटेंड कर लेने दो, बाद में जब ये मेरी हो जाएगी ना तो मैं इससे खुद से माफ़ी मंगवाऊंगा। फिर जेनी इन लोग से बात कर रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर लुशियन आ जाता है। तो जेनी उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि ये मेरा घर है। जेनी ये सुनकर शॉक होती है। फिर लुशियन के ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि तुम बस एक नाजायज बेटे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लुचिंग भी यही कहता है। फिर लुशियन उसे समझाने लगता है कि तुम इस बात को समझ लो कि जेनी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है और ये सिर्फ मेरे साथ खेलने में इंटरेस्ट रखती है। तो लुशियन के ग्रैंडपा उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम जेनी को पहले से जानते हो। तो ये कहता है कि हम लोग सिर्फ जानते ही नहीं हैं। तभी इतने में जेनी उसका मुंह बंद करती है और उसे चिल्लाने लगती है कि इससे आगे कुछ मत बताना। तो फिर ये कहता है कि देखो, अगर तुम्हें लू फैमिली में शादी करनी है तो मेरे से कर लो, मैं नाजायज़ बेटा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर याद रखना कि मैं हर रोज़ तुम्हारे रूम में आकर तुम्हें रात में सताऊंगा। फिर लुशियन का स्टेप ब्रदर उसे चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ बीच में मत आओ और ये सब मत करो। तो भी यहाँ लुशियन उसकी बात को ध्यान न देते हुए जेनी को अपने साथ लेकर चला जाता है। और फिर बाहर आने के बाद जेनी से कहने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लू फैमिली के हो। तो ये कहता है कि मैं क्या बताता कि मैं लू फैमिली का नाजायज़ बेटा हूँ, ये कोई बताने वाली बात नहीं थी। तो देखो, अगर तुम्हें शादी करनी है तो क्यों ना तुम मुझसे करो। जेनी इस पर कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ और वो चली जाती है। फिर लुशियन का फ्रेंड उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। तो लुशियन सोचता है कोई बात नहीं, हम दोनों के पास तो अभी हम दोनों का पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है। फिर जेनी अपने क्लब जाकर अपने बिजनेस के बारे में पूछ रही होती है कि कैसे चल रहा है। तो उसकी एम्प्लॉय बताती है कि बहुत ही अच्छा। और फिर यहाँ पर जेनी को लुशियन याद आ रहा होता है और वो सोचती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उससे हाँ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस बात यह है कि मैं अब जानती ही नहीं कि प्यार क्या चीज़ है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि कोई इंसान एक दूसरे से जब इतना क्लोज है कि वो बेड उसे शेयर करता है तो आखिर ऐसा पर्सन उसे कैसे धोखा दे सकता है और उसे छोड़ सकता है। और वो अपने मॉम डैड के बारे में याद कर रही होती है कि कैसे डैड उसकी मॉम से झगड़ा कर रहे थे कि अब मैंने तुम्हें धोखा दे दिया हूँ और अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई और है। जेनी को ये देखने के बाद प्यार नाम से नफरत हो जाती है और उसका ये बचपन का ट्रॉमा उसको इफेक्ट करता है। और जब वो डॉक्टर को दिखाती है तो साइकेट्रिस्ट उसे बताती है कि उसे कभी किसी से प्यार हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ लुशियन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ क्लब में बोर्ड गेम खेलने पहुंचता है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि हम 2 लोग तो बहुत ही कम हैं, तो रुक मैं यहाँ क्लब में से किसी पार्टनर्स को बुलाता हूँ। फिर एम्प्लॉय इस बारे में जेनी को आकर बताती है और तभी इतने में जेनी का फ्रेंड उससे मिलने आया होता है। जेनी कहती है कि चलो मेरे साथ, कुछ एम्प्लॉयज़ की कमी पड़ गई है तो तुम्हें चल के हेल्प करना होगा और मेरे साथ गेम खेलना होगा। फिर जेनी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर लुशियन के अपोजिट खेलने आ जाती है और इसका फ्रेंड उसे बताता है कि जिस बंदे के साथ हम लोग खेलने आए ना, ये तो बहुत ही अमीर है। तभी हान जेनी को देखते के साथ ही कहने लगता है कि अच्छा तो तुम इस क्लब की बॉस हो। लुशियन यहाँ जेनी की आवाज़ सुनते उसे पहचान रहा होता है और उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर जेनी जैसे उसे देखती है तो शॉक रह जाती है और वो मन में सोचने लगती है कि उसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं होंगे और वो कितनी मुश्किलों से मेल मॉडल की जॉब करके पैसे कमाता होगा। तो अगर वो ये गेम हार जाएगा तो इतने पैसे कहाँ ही भर पाएगा। इसलिए जेनी यहाँ अपने फ्रेंड के साथ मिलकर लुशियन को जिताने की कोशिश करती है। तो लुशियन तो जेनी को उसके फ्रेंड के साथ इतना अच्छे से बातें करते हुए देखकर बहुत ही जेलस हो जाता है और फिर उसे लेकर तुरंत ही अंदर बात करने के लिए जाता है। उसे अपने से नज़दीक करते हुए कहता है कि आखिर वो कौन है, तुम उसके साथ क्यों आई हो।
और तुम उसे उसके नाम से बुला रही थी। वो तुम्हारे लिए इतना क्लोज है और मैंने तो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया हूँ, पर तुमने कभी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाई। और वो उसके लिए एकदम ही पागल हो रहा होता है। तो जेनी कहती है कि सच में तुम तो पूरे पागल हो चुके हो। देखो मैं तुम्हें बता दूँ कि वो तो बस मेरा नॉर्मल फ्रेंड है और ये गेम ना मैं स्पेशली तुम्हारे लिए खेल रही थी, तुम्हें जिताने के लिए, ताकि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। और इसलिए मैं ऐसे खेलकर तुम्हारे लिए प्लान कर रही थी ताकि मैं हार जाऊं, लेकिन तुमने सब खराब कर दिए। तो लूशियन तो बहुत ही खुश हो जाता है कि ये सब तो मेरे लिए कर रही थी। तो जेनी कहती है कि हाँ। फिर इतने में बाहर से इन लोग को आवाज़ आती है कि क्या ये लोग ठीक है। जेनी कहती है कि हाँ हम अभी बाहर आ रहे हैं और फिर इसे समझाती है कि चलो चलते हैं। और फिर लोग बाहर जाके गेम कंटिन्यू करते हैं और लूशियन का फ्रेंड हार जाता है तो उसे पैसे देने पड़ते हैं और जेनी ये पैसे का कार्ड उसे लूशियन को देने बोलती है। तो ये शौक रह जाता है कि अपने फ्रेंड के प्यार के लिए मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। फिर इसके बाद जेनी को अपने मैनेजर की कॉल आती है और उसे एक वैरायटी शो का ऑफर मिलता है। तो जेनी को वहाँ पर जाना ही पड़ता है। जेनी जब वहाँ पर पहुँचती है तो सभी लोग उसके साथ लूशियन को देखकर बातें करने लगते हैं कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो कितना हैंडसम है। तो लूशियन भी उन लोग को हाँ कहने लगता है। तभी जेनी जल्दी से क्लियर करती है कि ये बस मेरा असिस्टेंट है। तभी यहाँ पे डायरेक्टर आके अनाउंस करने लगता है कि हमारी शो की सबसे फेमस गेस्ट आने वाली है जो कि लिंची है। तो उसे देखकर शो में आए हुए सभी मेल गेस्ट बातें करने लग जाते हैं कि वो लोग तो उसी का पार्टनर बनना चाहेंगे। फिर शो स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले बारी होती है कि डांस पार्टनर के लिए सभी अपनी अपनी जोड़ी बनाएं। तो सारे के सारे लड़के लिंची कोई डांस के लिए पूछ रहे होते हैं और जेनी के पास कोई भी नहीं जाता। तो फिर लिंची जेनी का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है और बिना पार्टनर के अब तुम्हें इस शो से क्विट करना पड़ेगा। पर तभी इतने में जेनी की हेल्प करने के लिए यहाँ पर लूशियन आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनना चाहता हूँ। और फिर वो जेनी का हाथ मांगते हुए उसे डांस के लिए पूछने लगता है और कहता है कि हाँ बोल दो, मैं भी कुछ पैसे कमा लूँगा। तो फिर जेनी भी मान जाती है। पर फिर लिंची इसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुमने अपने इस मेल मॉडल को शो में पार्टिसिपेट करने दे दियो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि इसकी वजह से हमारा शो खराब हो गया। तो जेनी को गुस्सा आती है और वो टिश्यू को इसके मुंह में लगाने लगती है कि अगर तुम्हारा मुंह गंदा हो गया तो लो मैं साफ कर देती हूँ। फिर उसका मेकअप निकल जाता है तो सभी मेल पार्टनर ये देखकर शॉक रह जाते हैं और खुश होते हैं कि अच्छा हुआ हमने इसे नहीं चुने, ये तो असली में कितनी गंदी दिखती है। फिर लिंची बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि जेनी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैं इसे और छोड़ूंगी नहीं। और फिर ये अपनी स्टाफ को अपने प्लान के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं कि शो स्टार्ट हो जाता है और पहले राउंड में सभी को अपने अपने पार्टनर के साथ एक किसिंग गेम खेलना होता है जो कि कोई भी अच्छा नहीं कर पाता, पर जेनी और लूशियन तो बहुत ही अच्छे किस करते हैं और ये देखकर तो सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर आज का शूट यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है और जब सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जाते हैं तो जेनी और लूशियन भी साथ एक ही रूम में आए होते हैं और लूशियन यहाँ जेनी के क्लोज आने की कोशिश करता है तो उसे दूर कर देती है और उसे समझा देती है कि तुम फ्लोर पर सोओगे और मैं बेड पर। तभी हम देखते हैं यहाँ बाहर लिंची जेनी की रेपुटेशन खराब करने की प्लानिंग कर रही होती है। फिर जेनी जो यहाँ दूध पीती है उसमें ड्रग मिला होता है और जेनी को पीने के बाद नशे चढ़ने लगता है और फिर वो लूशियन के पास जाकर उसे सेडस करने लगती है। फिर लूशियन को भी काफी शौक लग रहा होता है कि वो ऐसा करती नहीं है। वो जेनी को समझाता है कि ऐसा मत करो नहीं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, पर फिर जेनी तो उसे किस करने लग जाती है। और तभी रूम के बाहर लिंच यहाँ डायरेक्टर को लेकर आ जाती है वीडियो कैमरामैन के साथ और डायरेक्टर लिंची से कह रहा होता है कि ये सही नहीं रहेगा। तो वो कहती है कि डायरेक्टर समझो इस बात को, अगर तुम जेनी का अंडरग्राउंड रोमांस को शूट करोगे ना तो शो की रेटिंग्स और बढ़ जाएगी। और फिर वो दरवाजे पे नॉक करती है तो लूशियन दरवाज़ा खोलता है और पूछता है कि क्या हुआ है और फिर जेनी भी साथ में बाहर आ जाती है। तो ये लोग तो शॉक रह जाते हैं कि इन दोनों के बीच में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। फिर डायरेक्टर और कैमरामैन यहाँ से कुछ बहाना करके चले जाते हैं और लिंची सोचती है कि मैंने तो इसे ड्रग दे दी थी फिर भी इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। वो भी जाने लगती है तो जेनी उसे रोकती है और फिर उसकी मेडिसिन निकाल लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ ऐसा गेम खेल रही थी तो ठीक है, मैं भी अब तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी। और फिर लोग इसे पकड़ के इसके मुंह में वो सारी गोली डाल देते हैं और यहाँ से भेज देते हैं। फिर जेनी उसके पीछे जाने लगती है तो लूशियन इसे रोकता है और कहता है कि उसे छोड़ दो, अगर उसे कुछ हुआ ना तो उसका ब्लेम मैं ले लूँगा, लेकिन तुम यहाँ पर बिना स्लीपर के मत चलो। और फिर उसके पैर में वो स्लीपर पहना देता है और फिर लूशियन जेनी से पूछने लगता है कि वैसे तुमने अभी मुझे किस भी करी थी, टच भी करी थी, तो तुम्हें नहीं लगता है कि अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जेनी कहती है कि मुझे उसने ड्रग की पिल दी थी इसलिए। तो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कल मुझे भी कोई पिल दे देना ताकि मैं भी नशे में ये सब कर सकूं। तो ये कहती है कि लेकिन फिर भी तुमने अपने आप को तो रोक लिए थे ना। फिर हम फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी तो काफ़ी नशे में होती है और वो लूशियन को अपने करीब करी जा रही होती है, पर फिर जब बीच में कोई दरवाजे पे नॉक करता है तो लूशियन जल्दी से जेनी को रोक देता है और उसे कोल्ड शावर के लिए लेकर जाता है।
फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लिंची तो काफी नशे में हो चुकी होती है और तभी इसे रास्ते में लुचिन मिल जाता है और दोनों यहाँ साथ में चालू हो जाते हैं। और तभी इतने में एक लड़की इन लोग को देखकर इन लोग का वीडियो बना लेती है और फिर नेक्स्ट डे इस बारे में इंटरनेट पर फैल जाता है और जेनी को भी ये न्यूज़ मिल जाती है। फिर जेनी को उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है कि तुम तुरंत ही घर आओ, तुम्हारे डैड तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम घर पे देखते हैं कि लिंची को उसके डैड से मार पड़ रही होती है और वो उसे चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर उसने लुचिन के साथ ये सारी हरकतें क्यों करी। अब आखिर जेनी और उसकी शादी कैसे होगी, उसने अपनी भी बेइज्जती करवा ली और इनकी फैमिली की भी। तो ये कहती है कि डैड मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ, उल्टा उस जेनी ने मुझे ड्रग दे दी थी। तो ये जानकर इन लोग को गुस्सा आती है कि उसे तो अभी हम छोड़ेंगे नहीं। फिर जैसी जेनी घर आती है तो उसके डैड उसे चिल्लाते हैं और स्टेप मॉम भी चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी बेटी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, क्या अब तुम्हें खुशी मिल रही है। जेनी कहती है खुशी, अगर ये मेरे पास आके मेरे साथ फालतू पंगे ना लेती ना तो इसके साथ ये सब नहीं होता। तभी लिंची कहने लगती है कि हम लोगों को तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हें भी मार देना चाहिए था। तो ये सुनकर जेनी से गला दबाती है और पूछती है कि क्या मेरी मॉम की मौत का तुमसे कोई लेना देना है। तो जल्दी से उसके डैड और स्टेप मॉम कहने लगते हैं कि हम पर झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ, तुम्हारी मॉम बीमारी से मरी है। फिर जेनी को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आने लगती है तो इन लोगों से कहती है कि आप लोग लकी हैं जो मैं अभी आप लोग को छोड़ रही हूँ, अगर मुझे सब पता लग गया ना तो मैं खून का बदला खून से लूंगी। और वो यहाँ से चली जाती है और फिर बाहर आकर अपनी ग्रैंडमा को कॉल उठाती है और फिर उनसे अपनी मॉम के बारे में बात करने लग जाती है कि जब उसकी मॉम की मौत हुई थी तो वो किसके साथ थी। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि वो अकेले थी और तुम्हारे डैड तो कंपनी में थे और जैसे उन्हें तुम्हारी मॉम की न्यूज़ मिली तो वो तुरंत ही घर भाग कर आए थे और तुम्हारी मॉम ने खुद ही बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान ली थी। जेनी अपनी मॉम को याद करके रोई रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर लुशियन बाइक से आता है और जेनी से कहने लगता है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। फिर वो उसे रोते हुए देखते के साथ ही पूछता है कि क्या हुआ है। जेनी कहती है कि मेरी तरफ मत देखो। तो ये कहता है कि मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये बताओ तुम्हें किसने बुली किया। तो ये कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा और अगर तुम्हें बताने का मन नहीं है तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। जेनी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो फिर ये बताता है कि मेरी ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है तो मैं तुम्हें अपनी डेट के तौर पर इन्वाइट करने आया हूँ। तो जेनी इसके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं बर्थडे पार्टी में लिंची ने लुचिन के साथ पहले से डील करी होती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप वाली एक्टिंग करेगा और बदले में वो उसकी हेल्प करेगी उसे जेनी को उसे दिलवाने में। और फिर तभी यहाँ पार्टी में लुशियन और जेनी भी साथ में आते हैं तो इन लोगों को देखकर लिंची को तो गुस्सा आ रही होती है और तभी जेनी यहाँ ग्रैंडपा को बर्थडे गिफ्ट देती है और वो इन लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो जल्दी से लुशियन कहता है कि ग्रैंडपा ये बस मेरी बॉस है और मैं इसका असिस्टेंट हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा तो तुम मेरी कंपनी में काम करने के बजाय इसके असिस्टेंट बनते फिर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में इसके लिए क्या है। तभी इतने में लुशियन का स्टेप ब्रदर लुचिन उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि वैसे तुम याद रखो कि तुम बस एक नाजायज बेटे हो। तो ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये तुम याद रखो कि वो भी हमारी फैमिली का ही खून है। तभी जेनी की स्टेप मॉम उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तो यहाँ बर्थडे पार्टी में इन्वाइट नहीं किया गया होगा और लगता है तुम हमारी फैमिली के नाम पर यहाँ पर आई हो, लेकिन तुमने तो हमारी फैमिली से रिश्ता तोड़ ली थी ना, लगता है अब तुम्हें अकल आ चुकी है। जेनी कहती है कि अच्छा तो लगता है अब आप लोग को बिल्कुल डर नहीं है इस बार में सभी को बताने के लिए कि आपकी फैमिली की एक ऐसी बेटी है जिसे आप लोगों ने छोड़ चुके थे। फिर लिंची भी यहाँ पर जेनी का मजाक उड़ाने की कोशिश करती है तो जेनी उसे थप्पड़ लगाती है और उसे पूछती है कि वैसे तुम्हारा ये नेकलेस बहुत ही महंगा लग रहा है, क्या तुमने इसे खरीदी हो। तो कहती है कि हाँ मेरे फियांसी ने मेरे लिए खरीदा है और ये असली है और इतना महंगा नेकलेस तो तुम कभी खरीद ही नहीं पाओगी। तो जुई यहाँ पर कि तुम्हारा ये जो नेकलेस है ना इसकी डिज़ाइनर कोई और नहीं बल्कि जेनी है, तो तुमने जो महंगा नेकलेस खरीदी हो उसमें इसी का ही फ़ायदा है और जो उसने पहनी है ना वो अभी वो जल्द ही रिलीज़ करने वाली है। और फिर जेनी और उसकी फ्रेंड मिलकर इन लोग का मजाक उड़ाकर बहुत ही खुश होने लगते हैं और फिर लुशियन भी जेनी से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी हो ना तो अपने हाथ मत गंदे करो, मैं हूँ ना। फिर वो लोग तो पार्टी में अपनी बेइज्जती करा कर यहाँ से चले जाते हैं और फिर जेनी और लुशियन फ्लर्ट करने लगते हैं। जेनी शर्मा के चली जाती है तो उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि आज तक तू बिल्कुल भी कोई लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन अब कोई लड़की में तुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है। लुशियन बताने लगता है कि ग्रैंडपा ये बाकी लड़कियों से बहुत ही डिफरेंट है। तो ग्रैंडपा तो खुश होने लगते हैं कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि फाइनली तुम्हारे दिल में कोई आ चुकी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेनी को जो कि अपनी मैनेजर से कॉल पर बात कर ही रही होती है कि इतने में लिंची इसके पास लुचिन को भेज देती है उसे सबक सिखाने के लिए और ये यहाँ पर जेनी को हैरेस करने की कोशिश करता है तो जेनी इसे मार मार के सबक सिखाती है और लिंची दूसरी तरफ लुशियन को समझाती है कि जेनी वहाँ तुम्हें चीट कर रही है। फिर ये जब तक वहाँ जाता है तो देखता है कि लिंची ने तो यहाँ पर लुचिन को काफ़ी मार चुकी होती है तो ये भी जाता है उसका बदला लेने के लिए और उसे कहता है कि तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं उसे बाकी देखता हूँ।
पर फिर जेनी तो उसे रोक लेती है कि तुम उसे और मत मारो। और फिर लू चिंग जल्दी से यहाँ से उठकर भाग जाता है और जेनी से समझाने लगती है कि वो नहीं चाहती है कि उसके साथ कुछ भी हो, इसलिए उसने उसे मारने से रोकी। लुशिन कहता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं नाजायज़ हूँ। तो ये कहती है कि मैं हूँ ना, मुझे फ़र्क पड़ता है। तो लुशिन ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और तुरंत ही जेनी को किस करने लग जाता है। और फिर उसके बाद उससे पूछता है कि तुम उन दोनों के प्लान के बारे में पहले ही जानती थी ना, और तुमने उसे यहाँ पर आने दी ताकि तुम उसे सबक सिखा सको। जेनी कहती है कि हाँ। तो ये कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करता। तो ये कहती है कि मुझे अपना बदला लेना खुद आता है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर वो अपनी फ्रेंड जुई के साथ चली जाती है। और फिर रात में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा का बर्थडे केक कटने जा रहा होता है और तभी लुचिंग यहाँ पर आकर ग्रैंडपा को रोते हुए कंप्लेन करने लगता है। जेनी यहाँ पर पहुंचकर बताती है कि लिंची तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब किसी काम का नहीं रहा है। तो लिंची कहती है कि सिस्टर तुम खुद यहाँ पर आ गई, अब मैं तुम्हारी पोल खोलूंगी। तो जेनी कहती है कि तुम क्या खोलोगी, और फिर वो खुद ही इसका वाला वो वीडियो दिखा देती है। तो जेनी की स्टेप मॉम और डैड को गुस्सा आती है और वो इसे चिल्लाने लग जाते हैं। और जेनी की स्टेप मॉम तो ये तक कह देती है कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। तो जेनी को सुनकर गुस्सा आती है और वो इन्हें थप्पड़ लगाती है। और फिर अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को सबक सिखाने के बाद वो लू के ग्रैंडपा से माफ़ी मांगती है कि सॉरी मैंने आपका बर्थडे खराब कर दी, और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर जेनी अपने लोगों को ऑर्डर देकर अपने डैड की कंपनी के ज़्यादा शेयर्स खरीद लेती है। फिर अपने डैड के घर पहुँच जाती है और कहती है कि क्या हुआ, आप लोग परेशान क्यों, अच्छा आप लोग की कंपनी बैंकरप्ट जो होने जा रही है। और फिर इसकी स्टेप सिस्टर जैसे ही इसे मारने आती है तो जेनी के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और स्टेप मॉम को भी यहाँ जेनी ढकेल देती है और कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, सबकी बारी आएगी। और फिर वो इन लोग को बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम की चीज़ें लेने आई हूँ, वो मुझे दे दो फिर मैं चली जाऊँगी। फिर जेनी के डैड को मानना ही पड़ता है और वो उसे उसकी मॉम की सारी चीज़ें दे देते। और फिर जैसे ही बाहर निकलती है तो बाहर वो लुशियन को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लुशियन बताता है कि मैं यहाँ स्पेशली तुम्हें पिक करने आया हूँ। फिर इसके बाद जेनी घर आके ड्रिंक करने लगती है और अपना बचपन याद कर रही होती है कि कैसे उसकी मॉम ने उसकी आंखों के सामने ऊपर से कूद कर अपनी जान ले ली थी। फिर यहाँ पर लुशियन आ जाता है तो जेनी कहती है कि आज मुझे ड्रिंक करने से मत रोकना, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा दर्द में हूँ। तो लुशियन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मैं आखिर से सफ़र करने कैसे दे सकता हूँ। जेनी से कहती है कि आज रात हम दोनों साथ में सोते हैं। तो लुशियन यहाँ जेनी को साथ में रूम में लेकर जाता है और फिर दोनों किस कर रहे होते हैं। पर तभी बीच में जेनी को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है। जेनी से बताने लगती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही है, मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में सपना देख ली, तो क्या तुम मुझसे कोई टाइम मिलने आ सकती हो। तो जेनी अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं आ जाऊंगी। और फिर कॉल कट करने के बाद जेनी लुशियन को हक कर रही होती है। तभी वो उसे पूछता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा का घर कहाँ पर है। और फिर वो उसकी ग्रैंडमा के घर तक छोड़ने जाता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी ग्रैंडमा को डराने वाला नहीं हूँ मैं। तो ये सोचती है कि अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया। और फिर जेनी से बात बोलने के बाद अंदर घर में जाती है और अपनी ग्रैंडमा से मिलती है। ग्रैंडमा इसे देखकर खुश होती है और कहती है कि वैसे मैंने तुम्हें आज ही आने के लिए थोड़ी ना बोली थी। फिर ग्रैंडमा से काफ़ी सारी बातें करने के बाद जेनी अपने रूम में जाती है रेस्ट करने के लिए और वो लुशियन को कॉल करके पूछती है कि तुम घर पहुंचे कि नहीं। तो लुशियन कहता है कि नहीं। तो जेनी कहती है कैसे कैसे, बाहर तो कोई ट्रैफिक भी नहीं होगा। इतने में वो समझ जाती है और विंडो से बाहर देखती है कि लुशियन यहीं पर ही खड़ा है। तो वो जल्दी से भागते हुए उसके पास आती है और चिल्लाने लगती है कि तुम पागल हो चुके हो, बाहर इतनी ठंडी है और तुम यहाँ रात गुजारोगे तो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में होंगे। तो कहता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारे दिल में ही रहना चाहता हूँ। और फिर लुशियन देखता है कि जेनी के पैर में स्लीपर नहीं है तो वो उसे उठा के ऊपर बैठाता है और उसके पैर को गर्म करने लगता है। जेनी खुश हो रही होती है तो ये कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम मुझे थोड़ा बहुत लाइक करने लग गई हो। तो जेनी उसे बता देती है कि मैं कभी किसी को लाइक नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो उसे अपनी स्टोरी सुना देती है कि उसे अपने पेरेंट्स की वजह से ये ट्रॉमा हो चुका है और उसके साइकेट्रिस्ट ने उसे बताई है कि उसे कभी प्यार होगा ही नहीं। लुशियन बहुत ही अपसेट हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे नहीं लाइक करती हो तो क्या हुआ, मैं तो करता हूँ ना, और चलो बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तभी जेनी से कहती है कि इतनी रात में तुम बाहर क्या करोगे, मेरे साथ घर में चलो। तो ये कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा देख लेंगी तो वो जल्दी से उसे चुपके से अंदर रूम में लेके जाती है। और जैसे यहाँ ग्रैंडमा जेनी को आवाज़ देती है तो ये जल्दी से इसका मुंह बंद करती है कि कुछ भी आवाज़ मत करना। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी को यहाँ पर लुशियन की नोट मिलती है जिसमें वो लिख कर क्या होता है कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगा। ये पढ़कर वो खुश होती है और फिर वो बाहर जाती है तो अपनी ग्रैंडमा के साथ ब्रेकफास्ट करती है। और फिर यहाँ से जाते वक्त जेनी को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि अब तक उसने चाहे जो भी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वो सब वायरल हो चुका है और अब वो बहुत ही फेमस हो चुकी है। जेनी सुनकर काफी शॉक हो रही होती है और अपने फ्रेंड से पूछती है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। तो बताता है कि कोई चीज एंड फाउंडेशन कंपनी का हाथ है। जेनी कहती है कि मैं तो ऐसा किसी को भी नहीं जानती हूँ।
पर फिर इसके बाद जेनी को अपने फ्रेंड की मदद से इस बारे में पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं लूशियन है। और फिर जेनी लूशियन के फ्रेंड को डेट पर मिलने के लिए बुलाती है और उसे इसी बारे में पूछती है, तो वो तो समझ जाता है कि वो लूशियन की बात कर रही है। पर तभी इतने में खुद ही यार लूशियन आ जाता है और वो बहुत ही जेलस होता है और उसे कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को डेट पर कैसे बुला सकती हो। तभी जेनी उसे कह देती है कि उसे सब पता लग गया है कि कैसे वो उसके फॉलोअर्स बढ़ा रहा है और उसी की वजह से वो इतनी फेमस हुई है। जेनी उससे रीज़न पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो वो बता देता है कि उसे उसका करियर बहुत ही प्यारा है ना, तो इसलिए वो उसे चमकाना चाहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो और हमेशा स्टार की तरह चमकती रहे। ऐसा बोलकर वो उसके हाथ पर किस करता है। फिर तो जेनी बहुत ही खुश हो जाती है और लूशियन को किस करने लगती है। और फिर नेक्स्ट डे जेनी इस बारे में अपनी मैनेजर को बता चुकी होती है, तो जेनी की मैनेजर खुश होने लगती है कि वो तो बीमार थी लेकिन अब उसे कोई ऐसा लड़का मिला है जो कि उसके लिए बना है। और फिर वो उसे एक और गुड न्यूज़ देती है कि जेनी को एक मूवी का ऑफर आया है। फिर हम देखते हैं कि जेनी जब अपने घर से बाहर निकल रही होती है तभी इतने में यहाँ पर लिंची आ जाती है और वो यहाँ जेनी को मारने की कोशिश करती है अपना बदला निकालने के लिए। दूसरी तरफ लूशियन अपने ग्रैंडपा के साथ होता है और तभी से पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है और उसे पता लगता है कि लिंची जेनी को चाकू से मारने गई थी। ये जानकारी तुरंत ही घर पे देखने आता है कि जेनी तो बिल्कुल ठीक है। और फिर ऑफिसर इसे बताते हैं कि असल में चोट तो लिंची को आई है और वो हॉस्पिटल में। फिर लिंची के मॉम डैड आकर पुलिस ऑफिसर को जेनी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जेनी ने उनकी बेटी को चोट पहुंचाई है तो उसे जेल होनी चाहिए। तो लूशियन इन्हें चिल्लाता है कि आप कैसे डैड हो जो अपनी बेटी को जेल पहुंचाना चाह रहे हैं। और वो बताने लगता है कि इसमें आपकी बेटी गलत थी क्योंकि उसने जेनी को मारने की कोशिश की थी और जेनी ने जो करी है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। तो ये लोग कहने लगते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट है, जेनी एक पागल है और उसे बाहर नहीं रहना चाहिए। तभी जेनी खुद ही बाहर आ जाती है और इन लोगों को चिल्लाती है और कहती है कि अब तो आप लोगों ने खुद ही कह दिया है कि मैं पागल हूँ, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पागल लोगों को जेल नहीं होती। और फिर लिंची के मॉम डैड का तो मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी घर पर आकर अपनी मॉम की डायरी पढ़ने लगती है और उसमें उन्होंने सब लिखी होती है कि कैसे उसकी मॉम को उसके डैड से प्यार हुआ था और वो उन्हें कितना पसंद करती थी। और फिर एक दिन उन्होंने उसे चीट कर दिए थे और जेनी की मॉम ने ये तक लिखी होती है कि तुम्हारे डैड मुझे मारना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने मुझे ड्रग दिया है पर मैंने जानबूझ के इसे पी ली हूँ। जेनी जब ये सब पढ़ती है तो और रोने लग जाती है कि उसकी मॉम को सब पता था कि उसके डैड ने उसे मारा है। और फिर ये जानकर ये बहुत ही गुस्सा होती है कि अभी उन लोग को छोड़ेगी नहीं। लूशियन भी यहाँ पर आ जाता है और वो जेनी को कंफर्ट कर रहा होता है और फिर लोग आगे की डायरी साथ में पढ़ते हैं जिसमें जेनी की मॉम ने ये भी लिखी होती है कि जेनी कि उन्होंने लूशियन को उसके लिए चुनी है और वो चाहती है कि लूशियन से उसकी शादी हो। तो लूशियन तो खुश हो जाता है कि देखो तुम्हारी मॉम तो मुझे कितना अच्छा सन इन लॉ मानती थी। फिर उसके बाद लूशियन जेनी को लेकर उसके मॉम डैड के घर के बाहर जाता है। जेनी कहती है कि तुम बाहर ही रहो क्योंकि अंदर वाले सीन तुम देख नहीं पाओगे। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स और वो उसे दरवाजा खोल कर देता है। फिर जेनी अंदर जाने के बाद पहले तो अपनी स्टेप मॉम की पिटाई करती है और फिर अपने डैड को भी वो चप्पलों से खूब मारती है और इन लोगों से बदला लेने के बाद ही वो बाहर निकलती है। और फिर हम देखते हैं कि जेनी का करियर बहुत ही अच्छा चल रहा होता है और उसे अवार्ड मिलता है। और फिर जेनी स्टेज पर जाने के बाद लूशियन और अपनी रिलेशन को पब्लिक करती है और वो फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसे बहुत लाइक करती है। पर तभी यहाँ पर जेनी के डैड और उसके स्टेप मॉम आकर सभी के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि उसने उनके घर जाकर उन लोगों को कितना मारी है। तो जेनी यहाँ पर इन लोग की असलियत भी सब लोग को बताती है कि उन लोगों ने मिलकर उसकी मॉम को मारा है। तो ये लोग कहते हैं कि वो बीमारी से मरी है। जेनी यहाँ पर अपनी मॉम की डायरी लाती है और अपने डैड को सब बताती है कि उसकी मॉम को सब पहले से पता था कि वो उसे मारना चाहते थे। और फिर ये एविडेंस प्रूफ करने के बाद ये अपने डैड और स्टेप मॉम को जेल भेज देती है। और फिर अपनी मॉम का बदला लेने के बाद जेनी खुश होती है और फिर वो लूशियन को अपने ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। तो ग्रैंडमा तो ये जानकर बहुत ही खुश होती है कि जेनी को कोई ऐसा लड़का मिल गया है जो कि उसे बहुत पसंद करता है। ग्रैंडमा इन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ही खुश होती है। और फिर हम देखते हैं जेनी और लूशियन की वेडिंग भी हो जाती है और वो लोग अपनी वेडिंग नाइट मना रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।